हाँ जी बच्चों, तो क्लास 10th के जो भी आपका 17 फरवरी को पेपर हुआ, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो काफ़ी सारे बच्चों को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा है, लेकिन जब मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखा, पहली बार देखा, तो देखते ही इसके जो 4 पार्ट आपसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं, इन 4 पार्ट में से 3 पार्ट के आंसर तो बिना पेन उठाए ही मेरे दिमाग में क्लिक कर गए। मतलब पेन उठाने की नीड भी नहीं पड़ी, सिर्फ इस फिगर को देखा, इसलिए मैंने क्वेश्चन की पूरी थ्योरी को तो लिखा भी नहीं है कि पूरी थ्योरी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी पढ़ने में। फिगर को देख करके ही इन 4 में से 3 क्वेश्चन ओरल सॉल्व हो रहे हैं। कैसे? आइए देख लेते हैं। सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है कि ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है। हमें पता चल रहा है कि पॉइंट टी है, जिससे टेंजेंट टीपी और टीक्यू ड्रॉ किए गए हैं। साथ ही साथ टेंजेंट टीए और टीबी छोटे वाले सर्किल पर ड्रॉ किए गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो पूछा गया कि नेम द क्वाड्रिलेटरल एमक्यूबीएन। ओके, तो यहां पर एमक्यूबीएन क्या है? एमक्यूबीएन, अगर आप सिर्फ इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो आपको ये साफ साफ नजर आ रहा है कि ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो एमक्यू है और ये जो बीएन है, जो एमक्यू और बीएन है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। एमक्यू और बीएन एक दूसरे के पैरेलल है। और दूसरी बात जो हम यहां पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि भाई ये लेंथ 13 है और ये लेंथ 8 है, ये भी मेंशन है, हमको फिगर में ही मेंशन है 13 और 8। इसका मतलब है कि ये जो एम एन होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों साइड लेंथ आपस में बराबर तो है नहीं। तो इसका मतलब ये है, ये जो एम एन है वो आपका क्यूबी के बराबर नहीं हो सकता। अगर बाई डिफॉल्ट ये बराबर होती तो एक बार को ये पैरेललोग्राम बन जाता है ना। जब ये दोनों लेंथ आपकी डिफरेंट है, तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि किस टाइप का कोऑर्डिनेटर बन रहा है। ये देख के समझ में आ रहा है कि जब ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये आपका एक ट्रेपेजियम फॉर्म कर रहा है ना। तो आप यहां पर सिर्फ ट्रेपेजियम लिख भी देते तो भी आपको एक नंबर तो इसमें मिलने ही मिलने हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके लिखने की नीड नहीं है, उन्होंने एक्सप्लेन करने को बोला भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले में जस्टिफाई करना है, मेरे दिमाग में क्लिक नहीं किया पहली बार में। कैसे जस्टिफाई करूं? देख के तो समझ में आ रहा है कि एम एन और पी आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है, लेकिन जस्टिफाई कैसे करें? तो मैंने पहले तो ये जस्टिफिकेशन किया ही नहीं। क्यों करूं? नीचे पर कुछ आसान चीजें दिख रही हैं, 3 पार्ट आसानी से हो रहे हैं। कैसे? सबसे पहले अगर मेरा ध्यान जाता है कि यहां पर एम एन की तरफ, एम एन क्या है बच्चों? एमएन को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये एमएन है, ठीक है। और हमें यहां पर फिगर में ऑलरेडी मेंशन है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर। मतलब कि अगर ये 35 है तो ये लेंथ भी 35 होगी। ओके, ये पूरी लेंथ आपके पास 13 है और इतनी लेंथ आपके पास में 8 है। यानी कि अगर मैं सिर्फ इतने लेंथ की बात करूं, यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ की बात करूं, ये कितनी लेंथ हो जाएगी? 13 माइनस में 8, है ना। पूरी 13, उसमें से 8 माइनस कर दो, तो 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 5। मतलब कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है। अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन यहां पर हमको हो रहा है और ये परपेंडिकुलर है। ये 35 है और ये वाली लेंथ आपके पास में 5 है। तो क्या आप यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके mn को कैलकुलेट नहीं कर सकते? यहां पर अगर आप सिंपली mn को कैलकुलेट करने जाओगे तो mn एज अ हाइपोटेन्यूस है, तो यहां पर mn का स्क्वायर में लिख सकता हूं 35 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर, 5 5 जो 25 और 3 4 जो 12, 1 2 2 5, 5 का स्क्वायर 25, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 2 और यहां पर 5 5 10 और ये हो जाएगा 2 2 1250, है ना। अब 1250 हमको mn का स्क्वायर मिला है, तो mn कैलकुलेट करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूं ताकि स्क्वायर रूट निकल करके आ जाए। तो ये बन जाएगा आपके पास, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 5 से जाएगा, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आएगा। यानी कि यहां पर ये पेयर बना, ये पेयर बना। तो mn कैलकुलेट हम करेंगे यहां पर रूट में 1250 जो कि इक्वल टू आएगा 5 5 जो 25, 25 रूट 2 कितना आ गया?
25√2। तो हमको mn की लेंथ कितनी पता चल गई? 25√2 मिल गई। तो सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से भी ये ओरली हम सॉल्व भी कर पा रहे हैं, दिमाग में भी कैलकुलेशन हो रही है। चलो, अब लेंथ टीबी की मैं बात करूं तो लेंथ टीबी को कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो टीबी को कैलकुलेट करने के लिए हमें मेंशन है कि ये जो पूरी की पूरी लेंथ ये क्वेश्चन में दिया गया है, हमको क्वेश्चन में दिया है कि ये जो पीटी है ये हमारे पास 80 सेंटीमीटर का है। अगर ये पूरा का पूरा पीटी 80 सेंटीमीटर का है तो सर्कल की थ्योरम हमने पढ़ी है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो आपस में बराबर होती है। तो जो टीपी है यानी कि जो टीपी है वो आपके पास में टीक्यू के बराबर हो। अब आप दिमाग लगाओ, अगर टीपी टीक्यू के बराबर है तो टीपी बराबर में 80 हो गया और टीक्यू को मैं बीक्यू प्लस में टीबी लिख सकता हूं जो कि हो जाएगा 35 प्लस में आपका टीबी, 35 प्लस में टीबी। तो 35 को माइनस कर दो तो यहां से टीबी निकल के आएगा 80 माइनस 35 विच इज 45। यानी कि आपको लेंथ ऑफ टीबी कितनी निकल के आ गई? 45 आ गई। 3 पार्ट तो बेसिक कैलकुलेशन से सॉल्व हो रहे हैं, है ना? यानी कि फिगर से ही हमें सारी की सारी चीजें पता चल रही है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे जस्टिफाई करने पे आता हूं कि चलो मेरे दिमाग में अभी तक नहीं चमका कि मैं mn को pa के पैरेलल है या नहीं, इसको जस्टिफाई कैसे करूं। चलो, तो मैंने दिमाग क्या लगाया कि भाई अगर मेरे पास में ये लेंथ जो टीबी है ये लेंथ 45 आई है तो इसका मतलब है कि ये जो लेंथ होगी यानी कि टीए होगी ये भी 45 होगी, पक्का? यानी कि टीए और टीबी आपस में बराबर होगा ना, तो आपका टीए होगा वही टीबी होगा, ये आपका 45 हो गया। इसका मतलब ये है कि यहां पर मैं पी से लेकर के ए तक की लेंथ को ध्यान से समझिएगा, यहां पर मैं पी से लेकर के ए तक की लेंथ को कितना लिख सकता हूं? पी से लेकर के ए तक की लेंथ, क्योंकि ये आपके पास 45 है तो 80 में से 45 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 35। यानी कि ये आपके पास में 35 है। अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना, हमें ऑलरेडी मेंशन है कि यहां पर ये परपेंडिकुलर है और ये फिगर में दिख रहा है ये परपेंडिकुलर, यानी कि ये दोनों आपस में आपके पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर है, उसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है? अब अगर पीए और एमएन पैरेलल हो गए, सोचो अगर पीए और एमएन पैरेलल हो गए तो ये तो पूरा का पूरा पैरेललोग्राम बन जाएगा, और अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स तो बराबर होती हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि पीएम आपका एएन के पैरेलल है और जो पीए है वो एमएन के बराबर नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो पीए मेरे पास में 35 आया है और जो एमएन हमने कैलकुलेट किया है एमएन हमारे पास में 25√2 आया है। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है और ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब ये भी एक ट्रेपेजियम है जिसमें पीए और एमएन आपस में पैरेलल नहीं होगा। तो बस इसको आपको लिख देना तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाते। तो क्वेश्चन इजी था, बट मैं ये कह सकता हूं कि मे बी एग्जाम के प्रेशर में चमका नहीं हो। इससे ज्यादा डिफिकल्ट तो मुझे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक सवाल लगता है, जिसमें एक सर्कल है, कुछ कुछ ऐसा ही है, 2 सर्कल नहीं है उसके अंदर, लेकिन एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है जहां पर पीए स्क्वायर माइनस पीबी स्क्वायर, वो तो एक बार को लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन अगर बच्चा सॉल्व करके नहीं गया तो फंस सकता है। ये सवाल में अगर मैं ये भी बोलूं तो पहला, तीसरा और चौथा ये 3 पार्ट इसके बहुत आसान है ना, और इन 3 पार्ट को भी अगर आप पहले कर लेते तो आपके नंबर तो मिल ही जाते आपको। फिर इस वाले पार्ट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते ना तो भी आप आंसर कर सकते थे अपने टर्म्स में और उसमें भी आपको फुल मार्क्स मिल जाते। तो आने वाले पेपर्स के लिए आपको ये सोचना है कि हमें थोड़ा सा ना ध्यान से ऑब्जर्व करना है ना, जो पार्ट पहले आसान लग रहे हैं ना उनको पहले कर लो, है ना, जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको बाद में देखना। हो सकता है कि इनके आंसर निकालने के बाद वो आंसर आप आसानी से निकाल पाते। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन आप लोग बाकी के अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अब अच्छे तरीके से करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।